स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। हम लोग मुगल शासन को पढ़ रहे हैं। मुगल शासन को में पहला लेक्चर देख चुके हैं मुगल शासन में। ठीक है, तो पहला लेक्चर में हमने कहा क्या देखा, इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। क्या देखा था? तो हमने देखा था कि अक्सिनिया को लेके बाबर क्या करता है, समरकंद की युद्ध लड़ता है। समरकंद अक्सिनिया का क्या था, प्रमुख केंद्र था। तो समरकंद को लेकर लड़ाई करता है। 2 बार समरकंद की युद्ध को जीतता है भी है, लेकिन छोटे पीरियड के लिए जीतता है। तो जब देखता है कि बाबर अक्सिनिया को नहीं जीत पाएंगे तो वो अपना रुख कर लेता है काबुल और गजनी की तरफ, और काबुल और गजनी को क्या करता है, वो जीत लेता है। ठीक है, काबुल और गजनी को जीतने के बाद ये भारत की तरफ रुख करता है। भारत की तरफ रुख करने में सबसे पहले वो अपना एक दूत भेजता है। किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी के पास भेज रहा होता है और बोलता है कि भैया जो हमारे पितृवंशी तैमूर थे, जितना क्षेत्र जीते थे तैमूर ने, वो हमको वापस कर दो। लेकिन ये इब्राहिम के पास जो दूत भेजता है उसको इब्राहिम पास पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लाहौर में ही दिलावर खां था, उसने क्या कर लिया था, उसको रोक लिया था। ठीक है, तो फलस्वरूप इसके बाद पानीपत का पहला लड़ाई होता है। तो पानीपत की लड़ाई तक पहुंचने में क्या होता है, पहले वो लाहौर को जीतता है। लाहौर को जीतता है, फिर पंजाब पहुंचता है। पंजाब के बाद वो आता है सेना लेके पानीपत में, हरियाणा में पानीपत में आता है, और इधर से सेना आ जाती है इब्राहिम की, और फिर पानीपत की पहली लड़ाई हो जाती है। कब? 1526 में। इसके बाद हमने बताया था कि खानवा का युद्ध बताया था 27 में हुआ था, और उसके बाद चंदेरी का युद्ध बताया था, ये 28 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बताया था, घाघरा बाबर से लड़ा हुआ आखिरी युद्ध था, ये 1529 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ये आखिरी इसका युद्ध था घाघरा, तो बाबर के बाद कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं बनता है। हुमायूं देखें कि बहुत सारी लड़ाई करते हुए ये शेर खां से लड़ता है। शेर खां या शेरशाह सूरी से, शेरशाह से 2 बार हारता है, और ये फाइनली बाहर भाग जाता है। तो दिल्ली और आगरा पे किसका अधिकार हो जाता है? इसका, शेर खां के अधिकार हो जाता है। उसी थोड़े से समय के लिए सूरवंश का स्थापना होता है। ठीक है, और सूरवंश की स्थापना होता है, और शेर शाह सूरी कुछ सालों तक राज करता है। कब? इसके सक्सेसर 1555 तक राज करते हैं। फिर 1555 में हुमायूं क्या कर लेता है, कंकर्ड कर लेता है या फिर जीत लेता है दिल्ली और आगरा पे, फिर अधिकार कर लेता है, आधिपत्य कर लेता है। कुछ सालों के बाद वो भी मर जाता है। तो जहांगीर बनता है। जहांगीर के काल में देखा कि हमने चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट काल बोला जाता है। तो चित्रकला के बारे में या उसकी जो भी जहांगीर ने किया था उसको पढ़ा। जहांगीर के बाद हम लोग आ रहे हैं शाहजहां। तो आप लोग टाइमलाइन समझ गए होंगे। अब चलते हैं शाहजहां को पढ़ते हैं। तो देखो, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1592 में। इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ठीक है, माता का नाम क्या था? जगत गोसाई और या जोधाबाई था। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था इसका, शाहजहां का? तो राज्याभिषेक बहुत देर में हुआ था, और 4 फरवरी 1628 को हुआ था। शाहजहां तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? ये शाहजहां ने किया था, दिल्ली के निकट। तो ये पूछा जाता है कि शाहजहानाबाद की नगर की स्थापना किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। ठीक है, शाहजहां के पहले मुगलों का राजधानी क्या हुआ करता था? आगरा। लेकिन शाहजहां ने आगरा से कहां ले गया? दिल्ली। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां कहां था? दक्कन के अभियान पे या दक्षिण में था। दरबार बख्श जो था उसको बलि का बकरा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, जब शाहजहां कहा था, दक्कन में था, तो उसी समय अबुल हसन जो था उसने खुसरो के लड़के, ये दरबार बख्श कौन है? ये खुसरो के लड़के हैं। दरबार बख्श को सिंहासन पे बैठा दिया, और शाहजहां जब दक्कन से आया तो इसकी हत्या करके बादशाह बन गया। इसीलिए दरबार बख्श को क्या बोला जाता है? बलि का बकरा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे बता दें, खुसरो, देखो जहांगीर के 2 लड़के थे, एक था खुसरो और दूसरा था खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम था, इसी को शाहजहां बोलते हैं। खुसरो क्या किया था ना कि इसने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। तो क्या किया, जहांगीर ने इसको अंधा भी करवा दिया और इसकी हत्या करवा दिया था, खुसरो को। तो याद रखना, उसी खुसरो का ये बेटा था दरबार बख्श। ठीक, और किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। ठीक है, अब देखो विवाह के बारे में देखें। तो आसफ खां की पुत्री थी जिनका नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। तो अर्जुनमंद बानो बेगम, इन्हीं को बोला जाता है मुमताज महल। तो ये नाम पूछ लिया जाता है, याद रखना। लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया कि किसकी पुत्री थी। तो आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है, शाहजहां के समय में विस्तार देखे, साम्राज्य विस्तार में, तो अहमदनगर को सबसे पहले जीतने वाला कौन था? शाहजहां था। गोलकुंडा को कौन जीता? इसी ने। तो पहले अहमदनगर जीता, फिर गोलकुंडा जीता, देन बीजापुर जीता। तो ये सीक्वेंस याद रखना। शाहजहां के काल में कंधार अंतिम रूप से मुगलों से क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। तो पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में कंधार अंतिम रूप से मुगलों से छीन लिया गया? तो शाहजहां से। ठीक है, शाहजहां काल में आए विदेशी नागरिक के बारे में देखें तो पहला था पीटर मुंडी। ये कौन था? इटली का यात्री था, इतालवी यात्री था। फ्रांसिस बर्नियर आया था, वो फ्रांसीसी था या फ्रांस का था, क्या था? चिकित्सक था। ठीक, और
निकोलाओ मनुची के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। निकोलाओ मनुची भी इटली का यात्री था, इतालवी यात्री था। ये दारासिको की सेना में तोपची के पद पे काम करता था। बाद में ये क्या बन गया था, चिकित्सक बन गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये दारासिको की सेना में तोपची की तरह काम करता था, बाद में क्या हो गया था, चिकित्सक बन गया था। तो निकोलाओ मनुची भी शाहजहां के काल में विदेशी यात्री आया था। ठीक है, मुगल प्रशासन के बारे में। अब मुगल कालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, शाहजहां के कुछ पॉइंट लास्ट में बताएंगे और औरंगजेब का। पहले ये पढ़ लेते हैं, मुगल कालीन प्रशासन कैसा था। तो सैन्य शक्ति पे आधारित था, पहली बात। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन पे आधारित था। अगर सैन्य शक्ति पे आधारित था और नियंत्रण और संतुलन पे आधारित था, यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था था। तो ये ऑप्शन में दे दिया गया था यूपीपीसीएस में। तो ये ध्यान रखना कि मुगल कालीन प्रशासन कैसा था, सैन्य शक्ति पे आधारित था ज्यादातर और नियंत्रण संतुलन पे। तो ये फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री थे। ठीक है, कौन कौन थे ये देख लेते हैं। पहला था वजीर, वजीर या इसी को बोलते थे वकील। ये साम्राज्य का क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। और सैनिक और असैनिक मामलों में असीमित अधिकार दिया गया था, किसको, वजीर को। तो 4 मंत्री के पद के बारे में पढ़ रहे हैं अकबर के शासनकाल में वो। तो पहला क्या था, वजीर। ये साम्राज्य का क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। और सैनिक और असैनिक मामलों में असीमित अधिकार होते थे इसको। दूसरा क्या है, दीवान आया था। दीवान मंत्री होता था, ये वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। जो दीवान था, एक्चुअली में क्या होता था, वजीर बहुत ताकतवर हो गया था तो उसका एकाधिकार हो गया था। उस एकाधिकार को कम करने के लिए दीवान का पद क्रिएट किया गया। ये वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ध्यान रखना कि दीवान कौन होता था, ये वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और सम्राट की अनुपस्थिति में साधारण कार्य कौन देखता था, तो सम्राट के अनुपस्थिति में दीवान ही सम्राट साधारण कार्य को देखता था। असद खां सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पे रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, असद खां जो था वो सर्वाधिक 31 वर्षों तक क्या रहा था, दीवान के पद पे रहा था। दीवान की सहायता के लिए कौन कौन और अधिकारी थे, ये दूसरा मंत्री पद पढ़े। पहला वजीर पढ़ा, दूसरा दीवान। और दीवान को हेल्प करने वाले कौन कौन और अधिकारी थे उसका नाम देख लेते हैं। तो पहला था दीवाने ए खालिसा। ये शाही भूमि की देखभाल करने वाला होता है। खालिसा क्या होता था, शाही भूमि को बोला जाता था। तो दीवाने ए खालिसा शाही भूमि को देखभाल करने वाला होता था। दीवाने ए तन, ये क्या होता था, वतन वेतन जो दिया जाता था और जागीरों की देखभाल करने वाला होता था। तो वेतन और जागीरों की देखभाल करने वाला कौन होता था, दीवाने तन। ये भी मिलाने के लिए दे दिया गया था यूपीपीसीएस में। तो कितना इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है, आप लोग समझ रहे होंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि मुस्तौफी कौन होता था, तो आय व्यय का निरीक्षक करता था। तो आय व्यय का निरीक्षक होता था कौन, मुस्तौफी। ठीक है, तो हमने देखा कि दीवान को हेल्प करने वाला कौन कौन होता था। तो ये देख लेते हैं, 3 लोग थे दीवान को हेल्प करने वाले। पहला कौन था, दीवान एक खालिसा था। दूसरा कौन था, दीवाने तन था। और तीसरा मुस्तैफी था। ये तीनों क्या करते थे, दीवान की सहायता करते थे। तो ये दूसरा दीवान मंत्री पद देखा था। आप देख रहे हैं मीर बख्शी को। मीर बख्शी कौन होता था, ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था और ये सैनिक प्रबंध देखता था। मीर बख्शी क्या देखता था, सैनिक प्रबंध देखता था। अच्छा, ये भी पूछा जा चुका है कि मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से कौन चलाता था, तो मीर बख्शी देखता था मनसबदारी व्यवस्था। तो मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना इसके अधिकार में था, मीर बख्शी के अधिकार में। ठीक है, फिर मीर ए सामा, ये अकबर ने क्रिएट किया था। मीर ए सामा ये घरेलू मामलों का क्या होता था, प्रधान होता था। जैसे कि परिवार, महल, दैनिक आवश्यकताएं जो हैं उसको देखभाल करने के लिए मीर ए सामा पद होता था। ठीक है, और कारखानों के प्रबंध का स्वतंत्र भार देखता था। तो कारखानों के प्रबंधन में कौन काम करता था, मीर ए सामा करता था। चौथा कौन था, सद्र ए कुल या सद्र उस सुदूर। तो सद्र ए कुल या सद्र उस सुदूर, ये चौथा पद था, मंत्री पद। ये धार्मिक मामलों के में बादशाह का क्या होता था, सलाहकार होता था। इसे शेख उल इस्लाम कहा जाता था। सदर कुल को क्या बोला जाता था, शेख उल इस्लाम कहा जाता था। सर्वप्रथम सदर कौन बना था, तो शेख गदाई बना था। शेख गदाई सर्वप्रथम सदर एक कुल बना था। तो ये 4 मंत्री देखा और चारों इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान में रखना या नोट करके कहीं रख लेना, रिवीजन करके जरूर जाना। तो वो सेंटर में 4 मंत्री परिषद देखे कि केंद्र में कौन होता था। अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं, जो प्रांत होते थे। तो सबसे बड़ा कौन होता था, सूबा बोला जाता था या प्रांत बोला जाता था। सूबे या प्रांत होता था सबसे बड़ा। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में ये मुगल साम्राज्य सूबों में बटा हुआ होता था। जो मुगल साम्राज्य था वो कितने सूबों में बटा हुआ था। जैसे अकबर के काल में 15 सूबे बन गए थे। अकबर के काल में कितने बन गए थे, सूबे। ये पूछे जाते हैं तो वो डिटेल में देखेंगे कि इसके काल में कितने सूबे बन गए थे। तो मुगल साम्राज्य में सूबों में बटा होता था मुगल साम्राज्य। प्रमुख कौन होता था सूबा का या प्रांत का, प्रमुख कौन होता था ये पूछ लिया जाएगा। तो प्रमुख होता था सिपा सालार। जो सिपा सालार होता था या सूबेदार होता था वो प्रमुख होता था प्रांत का या सूबा का। ये सूबा किसमें बटे होते थे, जिले में। जिला किसको बोलते थे, सरकार को बोलते थे। ये भी पूछा जा चुका है कितनी बार। तो सरकार क्या होता था, जिला होता था। और इसके सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, फौजदार होता था। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, फौजदार होता था।
सरकार किसमें बटा होता था? परगनों में। तो परगना में बटा होता था, परगना या महल। ये इसके सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। तो देखो, प्रांत या सूबे का कौन होता था? सिपा सलार होता था या सूबेदार होता था। सरकार का कौन होता था? फौजदार होता था। और परगना और महल का कौन होता था? सिकदार होता था। और परगना किससे मिलकर बना होता था? गांव या ग्राम से बना होता है। तो इस गांव या ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुकदम होता था या चौधरी या खुद बोला जाता था। याद रखना, चौधरी या खुद बोला। आईएएस में सीधे सीधे ये अरेंज करने के लिए आ गया था, पिछले साल में आईएएस में ये सीधे सीधे पूछ लिया गया था। तो आप लोग से भी ये उम्मीद की जाती है कि ये आप लोग याद रखिएगा कि सूबा के बाद सरकार, उसके बाद परगना, देन ग्राम या गांव। सूबा का कौन होता था अधिकारी? सिपा सलार होता है या सूबेदार होता था। और सरकार का कौन, जिला जिसको बोलते थे, उसका कौन होता था? देखो यहाँ पे देखते चलो, यहाँ पे फौजदार सरकार में होता था। और परगना का प्रमुख कौन होता था? सिकदार होता था। गांव का कौन होता था? मुकद्दम बोलो या चौधरी बोलो या खुद बोलो, इसमें से कोई भी ऑप्शन हो जाए तो होगा। ठीक है, जो सूबा पढ़े तो सूबे या प्रांत का प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबे में बांटा था? 12 सूबों में बांटा था। अंत में बरार, खानदेश और अहमदनगर को शामिल कर दिया, तो 15 सूबा हो गया था अकबर के समय में। ठीक है ना, तो 12 सूबों को शामिल किया था। अंत में अकबर के अंत आते आते ये 15 सूबे हो गए। शाहजहां कश्मीर, भट्टा और उड़ीसा को शामिल कर दिया, तो कुल सूबा कितना हो गया? ये 3 शामिल कर दिया तो 18 हो गए थे। औरंगजेब के समय में आते आते ये औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था, तो ये 20 सूबा हो गए। तो यहाँ से साफ साफ आंसर है कि कौन किसने मिलाया। जैसे पूछा जाए कि कश्मीर और भट्टा और उड़ीसा किसने मिलाया था मुगल साम्राज्य में, तो शाहजहां ने। औरंगजेब में पूछे कि बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया था, तो औरंगजेब ने मिलाया था। तो यहाँ साफ साफ सूबे तो पढ़ रहे हैं कि इतने सूबे हो गए, लेकिन किसने मिलाया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सूबे के अधिकारी देखते हैं। तो सूबे का अधिकारी में पहला हमने पढ़ा सिपा सलार या सूबेदार, या इसी को गवर्नर बोला जाता था। ये सूबे का या सूबा का क्या होता था? प्रमुख अधिकारी होता था। सूबा का जो संपूर्ण सैनिक और असैनिक था ना, उसको अधिकार मिला हुआ था। सूबे का संपूर्ण सैनिक और असैनिक अधिकार था, लेकिन संधि करने या मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखना कि संधि करने और मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। किसको? सिपा सलार को या गवर्नर या सूबेदार को। अपवाद सिर्फ एक था, गुजरात के टोडरमल को ये अधिकार दिया गया था संधि करने का और मनसब प्रदान करने का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट याद रखना हमेशा। ठीक है, ये आपको आईएएस में या पीसीएस में सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। ठीक, सिपा सलार के बाद प्रांतीय दीवान के बाद में, वो तो केंद्र का दीवान पढ़े थे 4 मंत्री में, अब प्रांतीय दीवान होता था। इस पद का सृजन कौन किया था? अकबर ने किया था। और सूबेदारों को शक्ति नियंत्रण करने के लिए किया गया था। जो सूबेदार होते थे, जो प्रांत के प्रमुख होते थे, उनके शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। जैसे वजीर होता था केंद्र में, वजीर को शक्ति को नियंत्रण करने के लिए दीवान का बनाया था अकबर ने, वैसे ही प्रांत में भी सूबेदार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रांतीय दीवान का पद सृजन किया था। यह वित्त अधिकारी होता था और राजस्व प्रमुख होता था। तो ये वित्त अधिकारी और राजस्व प्रमुख होता था, जबकि जो सूबेदार होता था वो कार्यकारिणी प्रमुख होता था। तो ध्यान रखना, सूबेदार कौन होता था? वो सूबेदार का काम होता था कार्यकारिणी प्रमुख, मतलब जितना कार्य है उसको देखना, एग्जीक्यूटिव का काम करना। कार्य में देखें तो ये प्रांतीय दीवान राजस्व व कर वसूली करवाता था। आय व्यय का हिसाब रखना होता था प्रांतीय दीवान का। सूबे की आर्थिक स्थिति को सूचना कहाँ देना? केंद्र को देना। ये कार्य होता था प्रांतीय दीवान का। ठीक, अब कथन कारण में दे सकता है कि सूबेदार और दीवान जो है एक दूसरे के क्या थे? दूसरे पे नियंत्रण रखते थे। ठीक है, या एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पूरक थे, ये भी कह सकते हैं। बक्सी देखते हैं प्रांत में एक तो देखा सूबेदार, दूसरा देखा दीवान, प्रांतीय दीवान, उसके बाद बक्सी। ये बक्सी क्या होते हैं? प्रांतीय होते हैं, प्रांत के अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मीर बक्सी के अनुरोध पे किया जाता था। तो इनकी नियुक्ति किससे किया जाता है? केंद्रीय मीर बक्सी के अनुरोध पे बक्सी का क्या हो जाता है? नियुक्ति किया जाता है। सूबे की सेना का देखभाल कौन करता था? बक्सी देखभाल करता है। बक्सी सेना के वेतन का वितरण करता था, जबकि मीर बक्सी होते हैं वो सेना का वेतना अधिकारी नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, जो सेंटर में मीर बक्सी पढ़ा था वो सेना के वेतनाधिकारी नहीं होते हैं। केंद्र में वेतन का वितरण का कार्य कौन करता है? दीवाने एक तन करता है, जबकि प्रांत में वेतन का वितरण का काम कौन करता है? तो बक्सी करता है, सेना के वेतन का वितरण। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, मीर बक्सी नहीं करता है, मीर बक्सी सेना के वेतन का वितरण नहीं करता है, वेतनाधिकारी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं प्रांतीय सद्र के या मीर ए अदल के बारे में। तो जो प्रांतीय सद्र है वो प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था।
अर्थात ये न्याय करता था प्रांतीय सदर या मीर ए अदल। कोतवाल कौन होता था, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल कौन करता था, कोतवाल देखता था। तो सूबे की राजधानी हो या बड़े बड़े नगर होता है, उसमें कानून और व्यवस्था कौन देखता था, कोतवाल देखता था। सरकार जिले का प्रशासन के बारे में आप देखें तो जिले में कौन कौन होता था, एक होता था फौजदार, यही प्रमुख होता था, तो जिले का मुख्य प्रशासक होता था। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना फौजदार का काम होता था। शेर शाह के समय मुंसिफ ए मुंसिफान, ठीक है ना, इसको बोला जाता था। फौजदार को क्या बोला जाता था, मुंसिफ ए मुंसिफान। किसके समय में, शेर शाह के समय में। कालांतर में ये न्यायिक अधिकार हो गया था और न्यायिक अधिकारी हो गया था और ये वंशानुगत हो गया था। तो फौजदार का पद कालांतर में बहुत बाद में ये जाके न्यायिक अधिकारी बन गया और ये इन लोग की पदवी जो होने लगी वो वंशानुगत होने लगे। फिर सरकार में या जिले में दूसरा अधिकारी आता है आमिल या अमल गुजार। आमिल या अमल गुजार जिले का क्या होता था, वित्त अधिकारी होता था। इसका काम क्या होता था, लगान को वसूलना, ठीक है। फिर जिले में कौन होता था, वित्तची होता था। ये वित्तची कौन होता था, ये लिपिक या कलर होता था। तो ये ध्यान रखना, वित्तची कौन होता था, लिपिक या क्लर्क होता था। भूमि और राजस्व संबंधी कागज क्या करता था, तैयार यही करता था। कोतवाल कौन होता था, नगर में शांति और सुरक्षा स्थापित करना कोतवाल का काम होता था। स्वच्छता और सफाई या न्यायिक कार्य कौन करता था, कोतवाल करता था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो खजानदार कौन होता था, जिले का खजांची होता था। काजी ए सरकार कौन होता था, ये न्यायिक कार्य करता था। औरंगजेब के समय में जजिया और जकात की वसूली करता था काजी ए सरकार। तो ऐसे तो न्यायिक कार्य करता था, लेकिन औरंगजेब के समय में जजिया और जकात की वसूली कौन करता था, काजी ए सरकार करता था। अब परगना व ग्राम का प्रशासन देखें तो सबसे मेन कौन होता था, परगना में सिकदार होता था या परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ये शांति स्थापित करना इसका मेन काम था। ग्राम में परगने आमिल होता था, ये परगने का वित्त अधिकारी होता था और किसानों से लगान लेता था। कानूनगो कौन होता था, ये पटवारियों का क्या होता था, प्रधान होता था। ग्राम प्रशासन के बारे में देखें तो ये स्वायत्त संस्था होता था, मुगल का हस्तक्षेप नहीं होता था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्राम प्रशासन होता था उसमें मुगल का हस्तक्षेप नहीं होता था, ये स्वायत्त संस्था थी, इसमें मुगल कालीन में। तो ये कथन और कारण में देख के पूछ लिया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। मुकदम और चौधरी क्या होता था, ये ग्राम प्रधान होता था या इसी को खुद भी बोला जाता था, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी के बारे में देखें मुगल कालीन में मुसद्दी कौन होते थे, बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल करते थे। बायुतात कौन होते थे, कारखानों को देखते थे। और खियलत या खिल्लत क्या होता था, एक सम्मानजनक पोशाक होता था। बादशाह विशेष अवसरों पे क्या करते थे, इसे पहनते थे। भगवंत दास ने, जो अकबर ने दूत भेजा था महाराणा प्रताप के लिए एक खिल्लत भेजा था, वो सम्मानजनक पोशाक पहना भी था। और लेकिन सशरीर रूप से बुलाया था अकबर ने, लेकिन महाराणा प्रताप गए नहीं थे, अपने बेटे को भेजे थे। तो इसलिए भगवंत दास जब राजदूत गए थे मिलाने के लिए, वो भी असफल रहा था। तो बस इतना याद रखो कि खिल्लत क्या होता था, एक सम्मानजनक पोशाक होता था और बादशाह ही विशेष अवसरों पे क्या पहनते थे। और भगवंत दास एक राजदूत थे, बन के गए थे महाराणा प्रताप के पास, वो खिल्लत लेके गए थे और खिल्लत महाराणा प्रताप को दिया था और महाराणा प्रताप ने पहना भी था, लेकिन मुगल का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, ठीक। मुगलकालीन सिक्के आपको ढूंढते रहेंगे, बहुत कम मिलेगा। हमने एक जगह इसको समरी कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। बाबर का सिक्का देखें तो कौन कौन चलाया था, शाहरुख चलाया था। किसका, चांदी का सिक्का था, ये काबुल में चलाया था। कंधार में बबरी चलाया था, बबरी ये भी चांदी का सिक्का था। तो कंधार में कौन चलाया था, बबरी, और शाहरुख चलाया था कहाँ, काबुल में। ये भी दोनों चांदी के सिक्के थे, शाहरुख और बबरी। बाबरी बोला जाता है, बबरी नहीं होता है, बाबरी, ठीक है। शेर शाह चांदी का सिक्का बनाया था, कौन सा, रुपया बोला जाता था, और तांबे के सिक्के को बोला जाता था पैसा, शेर शाह के समय में। अकबर के समय में सोने का सिक्का जो होता था वो संसब था, सबसे बड़ा सिक्का होता था। ये इलाही जो होता था ये गोलाकार होता था। संसब चौड़ा भी हो सकता था या गोल भी हो सकता था, और सबसे बड़ा सिक्का होता था सोने का कौन, संसब। और इलाही क्या होता था, गोलाकार होता था, सोने के सिक्का होता था, ठीक है ना। और चांदी का सिक्का में देखें तो जलाली होता था, ये भी वर्गाकार होता था। अकबर के समय में तांबे का भी सिक्का चला था, जिसको दाम बोला जाता था। राम और सीता का अंकन किसने किया था, अकबर ने किया था सिक्कों पे। तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या होता था, जीतल होता था, ये ध्यान रखना। जहांगीर के समय में सिक्का कौन, जहांगीर ने चलाया था, तो निशान नामक सिक्का किसने चलाया था, जहांगीर ने। शाहजहां ने किस नाम से सिक्का चलाया था, या आना किसने चलाया था, शाहजहां ने चलाया था, ठीक। अब देखो कुछ सिक्के के बारे में तथ्य है कि मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई किसके काल में हुआ था, तो औरंगजेब के काल में। टकसाल अधिकारी कौन होता था, तो दरोगा ए दारुल जर्ब होता था, इसको टकसाल अधिकारी बोला जाता है। टकसाल क्या होता था, जहां पे सिक्के की ढलाई होती थी, तो दरोगा ए दारुल जर्ब बोला जाता है टकसाल अधिकारी को। सिक्कों पर
अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत किसने किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्कों पे अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अब आ जाते हैं मनसबदारी व्यवस्था पढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था यह सरकारी सोपान की व्यवस्था से संबंध थी। ठीक है, सरकारी सोपान की व्यवस्था थी। कौन? मनसबदारी। सभी मुगल अधिकारी, चाहे वो सैन्य हो चाहे असैन्य हो, वो उन सेवाओं से, सैन्य हो चाहे असैन्य हो, उनकी सेवाओं से जुड़ा हुआ था। एक ही सोपान में संयोजित कर दिया जाता था। तो सैन्य और असैन्य अधिकारी को एक सोपान क्रम में क्या कर दिया जाता? उनको संयोजित कर दिया जाता। मनसब से ओहदा एवं वेतन का क्या होता था? निर्धारण होता था। तो मनसब ही के कारण ओहदा और वेतन का क्या होता था? निर्धारण होता था। मतलब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसब, ओहदा और वेतन के निर्धारण में कार्य लाया जाता है, तो वाकई में ठीक है ना, लाया जाता है। अकबर ने मनसब प्रणाली को लागू किया था, जो मंगोलों के दशमलव पद्धति पे आधारित थी। ठीक है, अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में क्या किया? जात और सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। तो जात और सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। मनसबदारों को वेतन जो दिया जाता था वो जागीर या नगद के रूप में दिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, जागीर के रूप में हो सकता था या नगद के रूप में हो सकता था, लेकिन केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक नहीं था। मृत्यु या पदच्युत होने के बाद जागीर वापस करनी होती थी। तो ये ध्यान रखना कि जो जागीर दिया जाता था, तो वो जागीर से जो उनको राजस्व प्राप्ति होती थी वही अधिकार होता था। ऐसा नहीं कि जागीर पे उनका अधिकार होता था। जब मृत्यु हो जाती थी या उनका पद से हटा दिया जाता था, तो जागीर क्या करना होता था? वापस करना होता था। ये ध्यान रखना, मनसबदारों में ऐसी प्रथा था। तो मनसब प्रणाली क्या थी कि सैन्य सैन्य और असैन्य को क्या किया जाता था? एक सीक्वेंस में लगाया जाता था, हायरार्की में लगाया जाता था, और उसके हिसाब से वेतन वेतन और पद का क्या होता था? निर्धारण होता था। यही जो प्रणाली थी उसको हम मनसबदारी प्रणाली बोलते थे। तो मनसबदारों को वेतन किस में दिया जाता था? जागीर के रूप में हुआ दिया जाता था या नगद दिया जाता था? अगर नगद दिया जाता तो कोई बात ही नहीं है। जागीर के रूप में अगर दिया जाता था तो वो सिर्फ जागीर से राजस्व प्राप्ति करने का अधिकार उनको था, प्रशासनिक नहीं था। वो उसका प्रशासन नहीं कर सकते थे। मृत्यु या पदच्युत होने के बाद जागीर क्या करना होता था? वापिस करना होता था। तो मनसबदारी में परिवर्तन देखते हैं कि कौन मनसबदारी में क्या क्या परिवर्तन लाया था। तो पहले जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर ने क्या किया था? दो अस्पा और सिंह अस्पा दर्जे को लागू किया था। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा को लागू, दो अस्पा का मतलब दो घोड़े रखते थे, ठीक है, और सिंह अस्पा का मतलब तीन घोड़े रखना, ठीक। तो ये दो अस्पा और सिंह अस्पा दर्जे को किसने लागू किया था? जहांगीर ने। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो ये पूछा जाता था कि मासिक व्यवस्था मनसबदारी में किसने प्रारंभ किया था? तो शाहजहां ने किया था। जागीर पे होने वाले वास्तविक आय का 12 मापदंड पे ये मासिक व्यवस्था लागू किया था। तो जागीर पे जो होने वाले वास्तविक आय थे उस पे 12 मापदंड पे क्या किया था? ये मासिक व्यवस्था बनाया था। औरंगजेब के काल में मशरूत व्यवस्था लागू किया गया था। मशरूत व्यवस्था ये क्या होता था कि सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना ही मशरूत व्यवस्था था। तो सवार संख्या में अतिरिक्त वृद्धि करना क्या होता था? मशरूत व्यवस्था होता था। मशरूत व्यवस्था किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। अब देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति किसने किया था? ये पूछ लिया जाता है। तो मनसबदारी व्यवस्था में शाहजहां ने मराठों की नियुक्ति किया था। अहमदनगर अभियान से इसने क्या किया था? प्रारंभ किया था। सबसे अधिक मराठा मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में। ये एक तथ्य है, ठीक है। तो सबसे अधिक मराठा मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में। निम्न अस्पा मतलब दो सैनिकों के बीच एक घोड़ा होना। एक अस्पा का मतलब जिनके पास एक घोड़ा हो। दो अस्पा का मतलब जिनके पास दो घोड़े हो। और सिंह अस्पा के पास जिनके पास तीन घोड़े होते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुगल कालीन राजस्व प्रणाली की बात करें तो भू राजस्व को क्या बोला जाता था? माल ए वाजिब बोला जाता था भू राजस्व को। किसमें, किसके समय में? मुगल कालीन के समय में। आईने ए दहसाला के प्रणेता कौन थे? प्रणेता थे टोडरमल, ठीक है ना। दहसाला व्यवस्था में क्या होता था इसको समझो। इसके अंतर्गत अलग अलग दो फसलों को के विगत 10 वर्षों के उत्पादन उसी समय में प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। और वो कैसा होता था? नगद होता था। तो ध्यान रखो कि अलग अलग दो फसलों के जो 10 साल का होता था, 10 साल की फसलों का मूल्य होता था, और उनके समकालीन मूल्य को, जो प्रचलित मूल्य होता था, उनका औसत निकाल लिया जाता था। और वो औसत का निकालने के बाद, 10 साल के औसत निकालने के बाद उसके 1/3 क्या कर लिया जाता था? राजस्व वसूला जाता था। और वो राजस्व कैसा होता था? नगद के रूप में होता था। इसी प्रणाली में 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाना था। तो
ये 1/10 देखो, जितना राजस्व बन गया तो उसका 1/10 भाग हर एक साल में वसूला जाना था, जिसे माल ए हर साला बोला जाता था। माल ए हर साला बोला जाता है कि मतलब हर साल वसूला जा रहा है क्या, राजस्व। ठीक। दहसाला प्रणाली प्रारंभ में वहीं लागू थी जहां पे जब्ती प्रणाली लागू थी। ठीक है, दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खान ने लागू किया था शाहजहां के समय में दहसाला प्रणाली। ठीक है ना। दहसाला की विशेषता देखें, दहसाला की विशेषताओं में क्या क्या है। तो भूमि की माप अनिवार्य और उत्पादन का आकलन भी अनिवार्य कर दिया गया था। दस्तूर के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। राजस्व की वसूली नकदी में होती थी। दहसाला से लाभ क्या था, भूमि के माप का जांच संभव हो सकता था। अधिकारियों की मनमानी भी समाप्त किया जा सकता था इसकी वजह से, और राजस्व की मांग में उतार चढ़ाव की कमी होती थी। ठीक है। दहसाला पद्धति थी, उसकी सीमाएं क्या थी। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसान को भुगतना पड़ता था। तो उत्पादन अनिश्चित था, कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम होता था। तो उसका क्या है कि एक तो औसत निकाला जाता था, औसत निकाल के 1/3 लिया जाता था। अगर मान लो पैदावार उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो उसका खामियाजा कौन भुगतता था, किसान भुगतता था। यह एक महंगी प्रणाली थी। माप करने वालों को प्रति बीघा जड़ीवान दिया जाता था। तो जो माप किया जाता है, ये पूछा जाता है कि जड़ीवान क्या होता है, तो जो माप करने वाले होते थे उनको प्रति बीघा जो पैसा दिया जाता था या मापने की जो राजस्व दिया जाता था उसको जड़ीवान बोला जाता था। ठीक है। अब आते हैं कनकुत या नस्क या दानाबंदी। ये कनकुत व्यवस्था या नस्क व्यवस्था या दानाबंदी व्यवस्था क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता था, पहली बात तो औरंगजेब ने नस्क पद्धति को अपनाई थी। इसमें अनाज की उत्पादकता का आकलन किया जाता था। जो अनाज था उसकी उत्पादकता का क्या किया जाता था, आकलन किया जाता था। और इसमें पूरे गांव के आधार पे क्या किया जाता था, कर का निर्धारण होता था। यह पिछले कर का निर्धारण पर लगाया गया एक अनुमान होता था। तो ये पिछले जो कर होता था, लगाया जाता था पिछले साल या पिछले वर्ष का, उसके कर के निर्धारण पर लगाया गया एक अनुमान होता था, कौन, कनकुत व्यवस्था। तो ध्यान रखना कि इसमें क्या होता था कि उत्पादकता का आकलन किया जाता था, अनाज की उत्पादकता इतनी बढ़ी या घटी, और उसी के आधार पर पूरे गांव पे एक कर का निर्धारण किया जाता था। जैसे मालवाड़ी होते थे ना, महाल एक होता था, उसी टाइप का समझो कि कुछ होता था, महाल से वो राजस्व वसूला जाता था। वैसे ही गांव के आधार पे कर का निर्धारण किया जाता था। ठीक है ना। तो पूरे गांव के आधार पे ही इसका कर निर्धारण किया जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुगल काल में राजस्व की इजारा प्रथा नहीं अपनाया था। तो राजस्व की जो प्रणाली थी, इजारा प्रथा, उसको मुगल काल नहीं अपनाए थे। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं इजारा प्रथा को क्या किया गया था, अपनाया गया था। मुगल कालीन चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए। तो बाबर ने तजुके ए बाबरी में बिजहात को अग्रणी माना, किसमें, चित्रकला में। यह इसी को पूर्व का राफेल बोला जाता है। या फारस का प्रसिद्ध क्या था, चित्रकार था, कौन, बेहजाद। तो ये ध्यान रखना। तो तजुके बाबरी में बेहजाद का वर्णन किया है और इसको चित्रकार बताया है। ठीक है ना। हुमायूं के समय में चित्रकला की नींव रखा गया मुगल कालीन समय में। हुमायूं क्या था कि चित्रकार को फारस से दिल्ली लेके आया था, जिसमें एक मीर सैयद अली थे, जिनको बोला जाता है बेहजाद का शिष्य था। तो बेहजाद किसके समय थे, बाबर के समय में। और मीर सैयद अली किसके समय में आ गए, हुमायूं के समय में। और अब्बुद समद ये भी हुमायूं के समय में थे। दास्तान ए अमीर हमजा, ये क्या था, एक चित्रित पांडुलिपि थी। ठीक है। हुमायूं ने इसे शुरू कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू किसने कराया था, हुमायूं ने कराया था। और इस कार्यकाल के लिए मीर सैयद अली को इस जो चित्रित पांडुलिपि बनाना था या दस्ताने अमीर हमजा बनाना था, उस कार्य के लिए किसको सौंपा था, हुमायूं ने सैयद अली को नियुक्त किया था। बाद में अकबर भी इस दस्ताने अमीर हमजा से जुड़ जाते हैं और अकबर ने इसको पूरा करने का आदेश दिया था। तो ध्यान रखना, दस्तान ए अमीर हमजा से दोनों हुमायूं और अकबर दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक। और किसके अंडर में कार्य कराया था, तो मीर सैयद अली, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1200 चित्रों का एक संग्रह करवाया था अकबर ने। और मौलिक ग्रंथ किस भाषा में थी, तो ये हमजा, अमीर हमजा किसमें थी, अरबी भाषा में थी। फारसी भाषा में मीर सैयद अली और अब्बू समद ने बनाया था। तो मीर सैयद अली और अब्बू समद ने फारसी भाषा में इस ग्रंथ को बनाया था। ठीक है। अकबर के समय में कौन कौन था, ये देखें तो अब्दुल समद था जिसको श्री कलम की उपाधि दी गई थी। तो अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। मीर सैयद को नादिर उल अस की उपाधि दी गई थी, अकबर के द्वारा। और अकबर के समय में कुछ प्रमुख चित्रकार थे, उनके नाम देख लेते हैं। प्रमुख चित्रकार थे दसवन्ना, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अबू समद था। राजनामा में अकबर के काल में, राजनामा क्या था, अकबर के काल में महाभारत फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था, उसी को बोला जाता है राजनामा। चित्र कौन बनाया था राजनामा का, तो दसवंत द्वारा बनाया गया था। और चित्रण कार्य पर्यवेक्षण कौन किया था इस राजनामा का, तो मोहम्मद शरीफ द्वारा किया गया था। तो ये राजनामा इंपॉर्टेंट है
ये फारसी लैंग्वेज में महाभारत का अनुवाद लिखा गया था। पूछा जाता है इसका चित्र कौन बनवाया था, तो बनाया था दसवंत द्वारा बनाया गया था। और जो चित्रण किया गया था उसका पर्यवेक्षण कौन किया था, तो मोहम्मद शरीफ ने किया था। अगर अकबर के समय में देखें तो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, तो बसावन था। ये इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय में छवि चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का नाम बताया गया है अकबर के समय में। कितने चित्रकारों का, 17 चित्रकारों का, जिसमें दसवंत था, बसावन था, केशव थे, महेश थे, लाल और मुकुंद, माधव, सैयद अली, अबू समद और खेमकरण, हरिवंश हरिवंश और जगन राम, ये थे। जहांगीर के समय में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई। तो पूछा जाता था कि आगरा में चित्रशाला की स्थापना किसने की थी, तो जहांगीर ने किया था। किसके नेतृत्व में किया था, तो आकारीजा नामक एक चित्रकार थे, उनके नेतृत्व में इस चित्रशाला का स्थापना हुआ था। मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष किसके काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को। जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या थी, ये देख लेते हैं। तो पहला मुरक्का मतलब होता है एल्बम के रूप में चित्र बनने लगा था जहांगीर के काल में। अलंकृत हंसिया वाला चित्र बनाया जाता था। जो हंसिया है ना, जैसे ये पेज है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं, तो ये अलंकृत हंसिया वाला चित्र हो जाएगा। बीच में जहां लिखा है वहां चित्र बनाए। चौड़े हंसिया को फूल, पत्ती, पेड़, पौधे और मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाता था। तो अगर चौड़ा हंसिया होता था, ये मान लो ये हंसिया है जो किनारे में, अगर चौड़ा होता था तो इसमें फूल, पत्ती, पेड़, पौधे और मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाता था। छवि चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग पे भी अधिक बल दिया गया था जहांगीर के समय में। प्रमुख चित्रकार देखें तो जहांगीर के समय में कौन था, अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर था, फारूक बेग, बिशन दास, आका रिजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, दौलत गोवर्धन, ये सब क्या थे, जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार थे। इनका नाम याद रखना जरूर, जिसमें कुछ बिशन दास जैसे हैं, मंसूर हैं, ये सब के नाम जरूर याद रखना। फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए बिशन दास को दूत खान आलम के साथ भेजा था। तो देखो इसको इजी में समझो, जो फारस के शाह है ना, फारस के शाह थे, उनके दरबार में जहांगीर ने बिशन दास को भेजा था। ठीक है, किसके साथ भेजा था, जो उनके खां आलम दूत थे फारस शाह के, उनके दूत के साथ भेजा था। किसको, बिशन दास को। जहांगीर के समय में अगर सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की बात करें तो उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन। ये उस्ताद मंसूर को नादिर अल उसार की उपाधि दिया गया था और नादिर उद जमा का उपाधि किसको दिया गया था, अबुल हसन को। तो याद रखना, ये मिलाने के लिए आता है। उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो नादिर उल असर, और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर को। उस्ताद मंसूर क्यों फेमस थे, इन्होंने पक्षियों की चित्रकारी की थी, फूल की चित्रकारी की थी। तो इन चित्रकारियों में इनको विशेषज्ञता प्राप्त था। किसको, उस्ताद मंसूर को। ठीक है, उस्ताद मंसूर के चित्र में देखें जो प्रसिद्ध चित्र थे, तो साइबेरिया का बिरला सारस उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया था। बंगाल का अनोखा पुष्प का चित्र किसने बनाया था, उस्ताद मंसूर ने बनाया था। अबुल हसन जो थे वो फेमस थे व्यक्ति चित्र के बनाने में। इनकी प्रमुख विशेषता था रंग योजना, जो रंग को अलग अलग रंग की योजना जो बनाते थे, कलाकृतियां करते थे और चित्र बनाते थे, वो उसमें इनको पारंगत हासिल था। तुजुक ए जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया, तो अबुल हसन में। वेरी इंपॉर्टेंट। शाहजहां की देखें तो इसमें चित्रकला की अवनति होने लगा और स्थापत्य कला का में वृद्धि होने लगी। चित्रकला क्या होने लगा, अवनति करने लगा। देखो चित्रकला में देखें शाहजहां के समय में कौन था, फकीर उल्लाह था, मीर हासिम था, मुरार अहमद नादिर था, अनूप और चित्रा, ये थे चित्रकार शाहजहां के समय। औरंगजेब ने इस्लाम विरुद्ध मानकर चित्रकारी को क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। तो औरंगजेब ने तो बिल्कुल बंद करवा दिया था। मुगल कालीन अब स्थापत्य कला पे आ जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इंडो इस्लामिक कला का मिश्रण देखा जाता है। पहली बात, इस्लामिक और भारतीय कला का मिश्रण देखा जाता है। एक पूछा जाता है पेत्रादोला का आर्ट देखा जाता है मुगल कालीन में, क्या होता था, ये संगमरमर पे जवाहरात से की गई सजावट को ही पेत्रादोला बोला जाता था। मुगल कालीन स्थापत्य की अनूठी विशेषता के रूप में पेत्रादोला माना जाता था। तो ये ध्यान रखना, पेत्रादोला क्या होता था कि संगमरमर के ऊपर जवाहरात से जो सजावट किया जाता था उसी को बोला जाता। और ये मुगल कालीन होता था, स्थापत्य होता था, उसका सबसे अनूठी विशेषता के रूप में पेत्रादोला था। ठीक, देखो बाबर जो था वो आगरा के निकट आरामबाग और या रामबाग बनाया था बगीचा। ठीक है, पानीपत में काबली बाग में बगीचा बनाया था, काबली बाग में मस्जिद बनाया था। तो ध्यान रखना, आगरा के निकट आरामबाग और रामबाग बगीचे कौन बनाया था, बाबर ने बनाया था। पानीपत में काबली बाग में एक मस्जिद किसने बनाया था, बाबर ने बनाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक किला बनाया था, इसी को बोलते हैं दीन पनाह नामक किला को पुराना किला बोला जाता है। शेर शाह के बारे में देखें तो दीन पनाह के अंदर किला
कुहना बनाया था। ये किला, ये कुहना क्या था? मस्जिद था। और किसने बनाया था? ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा। ये अष्टकोणीय मकबरा था। अष्टकोणीय लोधी शैली पर आधारित मकबरा बना था शेरशाह का मकबरा। ठीक है। अकबर के काल में देखें स्थापत्य कला की विशेषताओं में, तो मुख्य रूप से ये बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया इनके स्थापत्य में, और शातीरों का अधिक उपयोग हुआ है। मेहराबों पे क्या किया गया? अलंकरण किया गया अधिक। ठीक है। गुंबद लोधी शैली से प्रभावित थी इनकी। कुछ भवनों में अकबर कालीन में संगमरमर का प्रयोग हुआ। अकबर कालीन जो स्थापत्य है उसको दो चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में क्या है? आगरा, इलाहाबाद, लाहौर के किले बनाया। द्वितीय चरण में देखें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने किया था। हुमायूं के मकबरा को देखें तो इसका निर्माण कौन किया था? बेगा बेगम ने कराया था, या हाजी बेगम ने इनको बोला जाता है। ये कौन थी? जहांगीर की विधवा थी। इन्होंने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? तो मीरक मिर्जा गयास थे। दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा अगर पूछा जाए कौन था, तो हुमायूं का मकबरा था। चार बाग पद्धति से बना ये पहला मकबरा था। अष्टभुजी आकार था। ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो ताजमहल का पूर्वगामी किसको माना जाता है? हुमायूं के मकबरा को माना जाता है। ठीक। अब आते हैं आगरा का किला। इसके वास्तुकार कौन थे? तो कासिम खान थे। निर्माण किसने कराया था? अकबर काल में हुआ था। शाहजहां ने जहांगीर महल छोड़कर सबको तोड़वा दिया था। तो आगरा के किला को तोड़वाया कौन था? तो जहांगीर महल को छोड़कर तोड़वा दिया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है। फतेहपुर सीकरी, इसके वास्तुकार कौन थे? तो बहाउद्दीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को देख के बोला था कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का क्या है? प्रतिबिंब है। तो किसने बोला था? फर्ग्यूसन ने बोला था। किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में। सीकरी की इमारतों में देखें तो क्या क्या था? दीवाने ए आम, दीवाने ए खास, जोधाबाई का महल। फतेहपुर के भवनों में सबसे बड़ा महल अगर देखें तो जोधाबाई का महल था। बीरबल महल यहाँ पे था। अबुल फजल का महल, इबादत खाना। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जहांगीर ने संगमरमर से बनवाया था। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है। यहीं पे फतेहपुर सीकरी में। मरियम की कोठी जोधाबाई महल के सामने बना था। इस्लाम शाह का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है इस्लाम शाह के मकबरा में। जामा मस्जिद, इसका उपनाम था फतेहपुर का गौरव, या पत्थर में रुमानी कथा। ठीक है। ये जामा मस्जिद को बोला जाता है, फतेहपुर का गौरव बोला जाता है, या पत्थर के रुमानी कथन बोला जाता है। ठीक है। या कथा बोला जाता है। पंचमहल या हवा महल, ये पिरामिड आकार के पंच मंजिला भवन था। तुर्की सुल्ताना का महल भी यहीं पे है। पर्सी ब्राउन ने इसके बारे में बोला है कि स्थापत्य कला का मोती। किसने बोला है? पर्सी ब्राउन ने बोला है। कौन से? तुर्की सुल्ताना के महल को। ये कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। और किसने बोला है स्थापत्य कला का मोती? पर्सी ब्राउन ने बोला है। तुर्की सुल्ताना के महल को बोला है। ठीक है। अब जहांगीर के समय में स्थापत्य कला देखें तो अकबर का मकबरा जहांगीर के समय बना था, आगरा के निकट सिकंदरा में। निर्माण की योजना किसने बनाया था? इसके अकबर के मकबरा के अकबर ने खुद ने बनाया था। निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। यह गुंबद विहीन मकबरा था। अकबर का मकबरा कैसा है? गुंबद विहीन है। एतमादुद्दौला का मकबरा, इसका निर्माण कौन कराया है? एतमादुद्दौला का मकबरा को नूरजहां ने कराया है। संगमरमर का प्रयोग का प्रथम, अगर संगमरमर का प्रथम स्थापत्य भवन की बात करें तो ताजमहल नहीं था, एतमादुद्दौला का मकबरा था। शाहजहां के समय में देखें तो ये वास्तुकला का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। इसके काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। दीवाने आम, आगरा के किले में तख्ते तौस स्थापित किया था। ठीक है। ये दीवाने आम कहाँ है? आगरा के किले में है। और तख्ते तौस यही दीवाने आम में ही स्थापित है। दीवाने खास कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया। मोती मस्जिद पूछा जाता है कहाँ पे शाहजहां ने बनाया था? तो आगरा में। मुसम्मन बुर्ज कहाँ में? आगरा में। जामा मस्जिद कहाँ? जहां आगरा ने बनाया था, आगरा में। लाल किला बनवाया था दिल्ली में। जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। दीवाने आम, दीवाने खास लाल किला में भी बनवाया था। ताजमहल इसने बनवाया। ताजमहल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो नक्काशी किया है वो किसने किया है? उस्ताद इंसा खान ने किया है। मिस्त्री कौन थे ताजमहल को बनाने वाले? उस्ताद इंसा खान ही थे। मकबरे की योजना कौन बनाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था मकबरे की योजना। स्थापत्यकार के बारे में पूछे तो कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक। तुजुके बाबरी, बाबर तुर्की भाषा में लिखा था। 4 बार फारसी में अनुवाद कराया। कहाँ 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ? कहाँ तक? शाहजहां तक आते आते तुजुके बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ। बाबर के समय फारसी में शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। अकबर के समय में फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। तो ध्यान रखना बाबर के समय में फारसी में कौन किया था? तो शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। अकबर के समय में ये पूछा जाता है अब्दुल रहीम खानी खाना ने किया था फारसी भाषा में। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गोलबदन ने लिखा है। अकबर नामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है।
मुख्ताब उल तारिक, तो ख्वाब उन तवारिक किसने लिखा है? अब्दुल कादिर बदायून ने लिखा है। आलमगीर नामा किसने लिखा है? मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा है। मासिर ए आलमगिरी किसने लिखा है? साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। मुगल राज्य का गजेटियर बोला जाता है किसके द्वारा? जादूनाथ के द्वारा बोला जाता है, मासिर ए आलमगिरी को। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद देखें तो अकबर के समय में फैजी के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था। तो अकबर के समय में अनुवाद विभाग किसके अधीन में स्थापना किया गया था? तो फैजी के अधीन में, ये ध्यान रखना। पंचतंत्र फारसी में किसने लिखा? अबू फजल ने लिखा। ताजुके बाबरी या बाबरनामा फारसी में किसने लिखा? अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा। रामायण किसने लिखा? बदायून ने लिखा। और लीलावती किसने लिखा? फैजी ने लिखा। अब विदेशी यात्री देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट। अकबर के समय में कौन कौन विदेशी यात्री आया था? तो फादर एक्वा विवा आया था। फादर एक्वा विवा आया था। फादर एंथना मोन्सेरात आए थे। रॉल्फ फिंच आया था अकबर के समय में। जेरोम जेवियर आया था। और इमैनुअल पिन्हारो आया था। ठीक है, ये अकबर के समय में है। जहांगीर के समय में कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। टॉमस रॉ आया था। पेत्रो देला वाले भी आए थे इसमें जहांगीर के समय में। विलियम फिंच आया था। एडवर्ड टेरी आया था। और पेलसार्ट आया था। ये पूछ लिया गया है। पेलसार्ट जहांगीर के समय में आया था। शाहजहां के समय में कौन आया था? पीटर मुंडी आया था, इटाली यात्री था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर भी आया था। फ्रांसिस बर्नियर आया था। मेंडेस्लो आया था। और निकोलाओ मनुची आया था। तो ये कौन कौन यात्री आए थे, एक नजर जरूर देख के जाना, इसमें तो आता ही है फ्री का। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट देखो जिन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर के बारे में। ये फ्रांसीसी यात्री था। भारत की 6 बार यात्रा किया था ट्रेवेनियर ने। पेशे से ये क्या था? जौहरी था। और पुस्तक लिखा था इसने कौन से? ट्रेवल्स इन इंडिया। मेंडेस्लो ने शाहजहां काल में अल्प समय के लिए भारत आया था। मेंडेस्लो। शाहजहां की धार्मिक नीति देखें तो सिजदा एवं पागोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। शुरू कब किया था? तो शुरू किया था बाबर ने। शाहजहां ने चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी। तो पूछा जाता है चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शाहजहां ने। जो हमने पीछे शाहजहां छोड़ दिया था उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहे हैं और औरंगजेब तक जाएंगे। ठीक है, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था किसने? शाहजहां ने। काशी की गोविंदाचार्य की प्रार्थना पे समाप्त कर दिया कौन? ये तीर्थ यात्रा जो लगाया था। खंभात में गोवध निषेध कराया था कौन? शाहजहां ने। चिंतामणि मंदिर जो अहमदाबाद है उसका जीर्णोद्धार कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। झरोखा दर्शन तुलादान हिंदू राजाओं के। झरोखा दर्शन किसने स्टार्ट किया था? शाहजहां ने। तुलादान किसने स्टार्ट किया था? शाहजहां ने। हिंदू राजाओं के माथे पे तिलक लगाने की प्रथा को बंद नहीं किया था कौन सा? शाहजहां ने। नए मंदिरों को बनवाने पे रोक कौन लगाया था? शाहजहां ने। और निर्माणाधीन मंदिरों को तोड़ दिया गया शाहजहां के काल में। ठीक है, गिरजाघर भी तोड़ा गया था। मंदिर और गिरजाघर दोनों तोड़ा गया था। हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की शादी पर प्रतिबंध था किसके काल में? शाहजहां के काल में। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध देखें। शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के लिए क्या क्या युद्ध हुआ उसको देख लेते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन? शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा सिकोह। ये 4 पुत्र थे शाहजहां के। अब इन 4 पुत्रों में शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना क्या बनाया था? उत्तराधिकारी घोषित किया था। और जिसके कारण अन्य पुत्र थे वो क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। और इन विद्रोह से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्रोह के बाद जो युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना। बहादुरपुर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था 1668 में? तो ये शाह शुजा और शाही सेना के मध्य में हुआ था। और शाही सेना क्या हुआ था? जीत गया था। शाह शुजा कहाँ था? बंगाल में स्वतंत्र शासक था। धर्मत का युद्ध कितनी बार पूछा गया है? तो ये 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। शाही सेना और औरंगजेब और मुराद दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ये दोनों मिलकर शाही सेना के खिलाफ लड़े थे। शाही सेना में नेतृत्व कौन किया था? जसवंत सिंह किया था और कासिम खान ने किया था। और शाही सेना इसमें पराजित हो गई थी और औरंगजेब और मुराद जीत गए थे। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 में। ठीक, ये दारा सिकोह की सेना जो शाही सेना बोला जाता है वो और औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ था। फिर इसमें दारा सिकोह क्या हो जाता है? हार जाता है। फिर औरंगजेब ने खजवा का युद्ध लड़ा 5 जनवरी 1659 में। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है और शाह शुजा क्या हो जाता है? पराजित होता है। देवराय का युद्ध कब होता है? अप्रैल 1659 में। ये दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य में होता है। बंदी बनाकर मार डालता है। ठीक है, दिल्ली घुमाया और हुमायूं के मकबरे में क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया दारा सिकोह को। इससे पहले जो हमने बताया था कि बंदी बना के किसको बंदी बनाकर मार हत्या कर देता है? मुराद की। ठीक है ना। आप देखते हैं कि ये जो पूछा जाता है कि देवराय का युद्ध ये अंतिम युद्ध था जब औरंगजेब शासक बनता है, या उत्तराधिकार का के लिए लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? तो ये
देवराय का युद्ध था, ध्यान रखना। और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है, इसको बंदी बनाकर मार डालता है कौन, औरंगजेब, और दिल्ली घुमाता है और फिर हुमायूं के मकबरे में क्या कर देता है, दफन कर देता है। अब आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय में की बात करते हैं तो 3 नवंबर 1618 में दुहाद या उज्जैन के निकट में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसकी माता का क्या नाम था, मुमताज महल, और विवाह किसको से हुआ था, दिलरास बानो बेगम से, या इन्हीं को बोला जाता है रबिया बीबी। राज अभिषेक कहाँ हुआ था, पहला मुगल शासक जिसका राज अभिषेक क्या हुआ था, 2 बार हुआ था। पहला देखें, पहला हुआ था सामूरगढ़ के विजय के उपरांत, ठीक है। तो सामूरगढ़ के विजय के उपरांत पहला ही इसका राज्य अभिषेक होता है। अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करता है। कब, पहला जब राज्याभिषेक होता है। दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 में होता है, देवराय के विजय के उपरांत होता है, और औपचारिक रूप से ये बादशाह घोषित किया जाता है। औरंगजेब ने राहदारी, पानदारी और आबाब आब वाबो करों को समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, राहदारी, पानदारी और आबाब वाबो के कर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कौन, औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था वो कुरान की नकलें तैयार करता था और टोपियां सीता था। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, सिजदे पर रोक लगा दिया था, सिखों पर कलमा गूंथने की मनाही था इसके समय में। नवरोज का त्योहार एवं दरबार में संगीत बंद करवा दिया था, किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब बीड़ा अच्छा बजाता था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, तुलादान, ज्योतिषियों से जंतरी बनवाना ये सब समाप्त कर दिया था। झरोखा दर्शन को समाप्त कौन किया था, औरंगजेब। शुरू कौन किया था, शाहजहां ने, ठीक। औरंगजेब ने होली और मुहर्रम को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए क्या मनाही कर दिया था। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दिया था, ठीक है। कई मंदिरों को नष्ट किया था, जैसे सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो औरंगजेब ने नष्ट किया था। विश्वनाथ मंदिर को पूछा जाता है, तो विश्वनाथ मंदिर को भी नष्ट किया था। केशव राय मंदिर या बीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना, ये केशव राय मंदिर को भी नष्ट किया था। औरंगजेब हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। जजिया कर का छूट किस पे था, स्त्रियों पे जो मानसिक रूप से रुग्ण होते थे उनको जजिया नहीं लगाता था। सरकारी नौकरों पे नहीं लगाता था। मुफलिस जो संपत्ति विहीन होते थे उन पे जजिया कर नहीं लगता था। आय कर नहीं बल्कि ये संपत्ति कर था। औरंगजेब के समय में ये आय कर ना होके क्या था, संपत्ति कर था। और किसके द्वारा वसूला जाता था औरंगजेब के समय में, आमीन के द्वारा वसूला जाता था। 1712 ईस्वी में असद खां और जुल्फिकार अली खां के कहने पे ये समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1707 में तो मृत्यु हो जाती है, तो 1712 में किसका, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1712 में असद खां और जुल्फिकार अली के कहने पे समाप्त हो गया था फाइनली कौन, जजिया कर, ठीक। जिंदा पीर किसको बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। मुहतसिब क्या होते थे, ये सभी सूबों में नियुक्त होते थे। इनका कार्य क्या होता था, शरीयत के अनुसार जीवन आचरण का सुनिश्चित करना। ये मुहतसिब पूछा जा चुका है। वेश्यालयों में जो वैश्यालय होते थे वो और जुआ घर होते थे, उनमें नियमों का पालन करवाना किसका काम होता था, मुहतसिब का काम होता है। और माप तौल मापने की भी जांच कौन करता था, मुहतसिब करता था। तो ये 3 कार्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह को देखें तो कौन कौन से विद्रोह हुए थे। विद्रोह में सबसे ज्यादा अफगान विद्रोह के बारे में बात होती है। 1667 में यूसुफ जई कबीले के सरदार ने भाग लिया था, ठीक है। और पृथक अफगान राज्य की स्थापना की मांग करते थे कौन, अफगान वाले। तो औरंगजेब के समय में ये विद्रोह हुआ था अफगान। इसके बाद हमारा जाट विद्रोह होता है। इसके बाद हमारा कौन सा होता है, जाट विद्रोह, कहाँ पे, आगरा और दिल्ली में, ठीक है। ये जाट विद्रोह होता है आगरा और दिल्ली में। जाट विद्रोह किसानों और काश्तकारों और जमींदारों द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम नेतृत्व कौन किया था, गोकुला ने किया था, और बाद में राजा राम ने किया था। तो गोकुला ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा राम कौन, सिकंदरा में अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकाल के जला दी, कौन, राजा राम ने। तो ये पूछा गया था कि कौन सिकंदरा में ही तो कब्र बना है अकबर का, और वहां से उसकी अस्थियां निकाल के जलाया कौन था, राजा राम ने। उसके बाद चूड़ामन जाट का नाम आता है। ये भरतपुर राज्य की स्थापना किए थे। सतनामी या मुंडिया विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये नारनौल में हुआ था, ठीक है। सिख विद्रोह कहाँ हुआ था, ये एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। अब इसी विद्रोह के कारण, सिख विद्रोह के कारण गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया था कौन, जहांगीर ने दे दिया था। तो ये ध्यान रखना कि गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया था, औरंगजेब ने दी। और जहांगीर ने किसको फांसी दिया था, तो गुरु अर्जुन सिंह को दिया था, ये ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ठीक। पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ था 1686 में। औरंगजेब हुगली से बाहर खदेड़ रहा था, तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब ने हुगली से बाहर खदेड़ा था। तो पूछा जाता है कौन पुर्तगालियों को खदेड़ा था हुगली से, तो औरंगजेब ने खदेड़ा था, ठीक है। उसके बाद आज औरंगजेब तक देख लिए, उसके शासन देख लिए। मुगल शासन हमारे पूरी तरह समाप्त हो गया। मुगल अब 15-20 मिनट का एक बस
चोल चेर पांडे पे आएगा। बाकी आपका क्या है, मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट है। इसका कंप्लीट एक वीडियो बना के हम हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।